जैसे कि एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर, जिनकी किताबें एमबीबीएस में बहुत चलती हैं, गोगा सर बोलते हैं बेसिकली, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं वो। तो जब वो अपना एमडी फार्माकोलॉजी कर रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया थीसिस नेगेटिव रोसिग्लिटाजोन इंड्यूसेस लिपिड अरेंजमेंट्स, जो कि 10 साल बाद जाके प्रूव हुआ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि मास्टर्स में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देना है क्योंकि पहले से खोज हो रखी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल? तो सर जैसे जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में लिखना चाहते हैं बेसिकली, है कि नहीं, अब वो सारी चीजें चलती हैं कि आपने हिट एंड ट्राई किया, चीजें वर्क नहीं करी, एट द 4th स्टेज 5 स्टेज जाकर के कोई एक पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा, कोई भी जर्नल कर दे। मुझे मेरे टीचर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे सीनियर्स काफी अच्छे मिले हैं जिन्होंने टिल डेट सपोर्ट किया एट एनी कॉस्ट। गेट फार्मा वाज टफ और जीपैट टफ। गेट फार्मा वाज टफ। किसमें स्कोप ज्यादा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब प्रोस्पेक्ट्स किससे मास्टर्स करने में ज्यादा अच्छे हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शोभित प्रकाश श्रीवास्तव, 5 बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज फॉर मास्टर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता है? अगर स्टूडेंट है तो अपने करियर को लेकर के, या अगर पेरेंट्स है तो अपने बच्चे के करियर को लेकर के? न्यूमरस कॉलेजेस, इनफैक्ट मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक बहुत ख़राब चीज़ है जो सुनने में आती है, ड्रग एब्यूज। आज से 4 महीने पहले 1 जून 2025 को कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की शुरुआत हुई। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि इसमें हम केवल फार्मा के लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स डेवलपिंग देयर नॉलेज, देयर कॉग्निटिव स्किल्स, देयर थिंकिंग एबिलिटीज़। हमारे गेस्ट के इंसाइटफुल इंफॉर्मेशंस के साथ वो अपना पर्सपेक्टिव थिंकिंग चेंज कर सकें और करियर में एक्सेल कर सके। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक वार्तालाप सीरीज जिसका नाम है वार्तालाप सुमित के साथ। ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स या तो फार्मा फील्ड में हैं या फिर फार्मा फील्ड में एंटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, आई वांट टू टेल यू दैट दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली comprises of in-depth conversation with directors, associate heads, industry experts and medical professionals। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं वार्तालाप सुमित के साथ, brought to you by VCure लाइफ साइंसेस, क्योर बियॉन्ड लिमिटेशंस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ना केवल डायरेक्टर हैं बल्कि फाउंडर भी हैं VCure लाइफ साइंसेस के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शोभित प्रकाश श्रीवास्तव की, हु इज द डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर MC सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फाउंडर ऑफ VCure लाइफ साइंसेस। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सुमित। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया, और सॉरी भी बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है सर? ज़्यादा स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही, आपकी एजुकेशन पे बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे फार्मा में आना है? ऐसा फार्मा में आने का तो कोई प्लान नहीं था। फादर मेरे डॉक्टर थे तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर बनना था मेरे को। बट एट दैट मोमेंट कुछ फैमिली की कंडीशंस ऐसी रहीं कि फार्मा में एडमिशन लेना पड़ा। बी फार्म कर लिया तो सोचा एम फार्म भी कर लूँ, फिर एम फार्म करके एकेडमिक्स में आ गया। फिर एकेडमिक्स में आया तो पता लगा PhD की बहुत रिक्वायरमेंट है, फिर PhD भी कर लिया। ओके। सर जब आपने एम फार्म में इनरोल किया तब एक्चुअली जैसे कि आजकल होता है कि सितंबर में सेशन स्टार्ट होता है, फिर पूरा साल सेशन पे बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर देता है, सेकंड सेमेस्टर देता है, फिर प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करता है। एट दैट टाइम जब आप मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम कोर्स का क्या करिकुलम हुआ करता था? उस टाइम भी कोर्स का करिकुलम एकदम टाइम लाइन पे चलता था। हाँ, ये बात एकदम सही है कि काउंसलिंग टाइम से होती थी। और मुझे याद है कि 2007 में जब मैंने एम फार्म में एडमिशन लिया तो 16 अगस्त, मतलब 15 अगस्त के जस्ट दूसरे दिन हमारा लास्ट डे था कॉलेज रिपोर्ट करने का। लास्ट डेट रखी थी कॉलेज ने कि 16 अगस्त के बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो 16 अगस्त से हम लोग का सेशन स्टार्ट हो गया था। उस समय तो मतलब सही चल रहा था थोड़ा। अभी कोविड के बाद से मामला थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो कोविड तक भी अच्छा चलता था। सर
इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना क्यूरियोसिटी होती है जब वो बैचलर्स में होते हैं ना, बिकॉज सीनियर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होता है कि बैक लग जाएगी और मास्टर्स में ऐसा होता है वैसा होता है, बिकॉज सीनियर भी 3rd ईयर में ही है, 4th ईयर में भी है, वो मास्टर्स करने नहीं गए। बीइंग आपने रिसर्च कंप्लीट किया है, आपने PhD भी कंप्लीट किया है, सो किस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए इन बी फार्म ताकि वो एम फार्म के लिए तैयार हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि बी फार्म का सिलेबस अपने आप में ही एक इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर कोई बच्चा उसको प्रॉपरली मतलब थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट कम्प्लीटली वो पूरी तरीके से करे तो उसे एम फार्म में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आजकल कोई बच्चा नहीं कर रहा है। लिटरली वो कोई बच्चा कर नहीं रहा है, प्रॉपरली लैब नहीं कर रहा है, एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो गया है बच्चों का, तो उसके वजह से थोड़ा गैप हो गया है। नहीं तो अगर प्रॉपरली बी फार्म किया तो उसे एम फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा एडवांस है लेकिन हर चीज़ का एक सल्यूशन है, मतलब आजकल चीज़ें हैं सबके हाथ में है, मोबाइल है, हर चीज़ आप उससे कर सकते हैं। ओके सर, आपने PhD किस साल में कंप्लीट किया और क्या टॉपिक था आपकी PhD का? सर मैंने अपनी PhD वैसे तो बाय रूल कहें तो 19 में मेरी PhD पूरी हो गई थी, मुझे सबमिशन का वो मिल गया था। अच्छा। लेकिन 20th में जब कोविड आया फर्स्ट फेज़ में, उसमें मैं सबमिट नहीं कर पाया, इसलिए जो है क्या कहते हैं मेरी PhD 21 में सबमिट हुई, अवार्ड हुई, मतलब 20 में सबमिट हुई, 21 में अवार्ड हुई। ठीक है। और मेरे PhD का टॉपिक था फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग एंड फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ 3 स्पेसीज ऑफ बबूल्स, बेसिकली अकेशिया निलोटिका, प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा एंड ल्यूसिना लिकोसिफाला। ओके सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये होता है ना, जैसे कि एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर, जिनकी किताबें MBBS में बहुत चलती हैं, गोगा सर बोलते हैं बेसिकली, लाके बच्चों को पढ़ाते हैं वो। तो जब वो अपना MD फार्माकोलॉजी कर रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया थीसिस नेगेटिव रोसिग्लिटाजोन इंड्यूसेस लिपिड अरेंजमेंट्स, जो कि 10 साल बाद जाके प्रूव हुआ। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि मास्टर्स में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देना है क्योंकि पहले से खोज हो रखी है, या हम नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा है ही नहीं है। आप तो कोई एक नया काम करते हैं ना, अब वो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो तो काम करने के बाद मालूम चलेगा। जैसे हमने सुना कि फलाना प्लांट एंटी डायबिटिक एक्टिविटी दे रहा है, ठीक है, उसके बार्क ने दिया, उसके स्टेम ने दिया, हम उसके लीफ पे काम कर रहे हैं। अगर लीफ ने नहीं दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पॉजिटिव ही देना है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर जैसे हर्ब्स की बात करें, अगर उसके स्टेम में है, बार्क में है या किसी और पार्ट में है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट 100% उसकी लीफ में भी आएगा, है ना। वो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, वो कंस्टिट्यूएंट हैं उसमें। समझ गया। तो बेसिकली जिस टाइम आपका वाइवा चल रहा होता है, या आई थिंक शायद होता है साइटेशन आप फाइनल करते हो, मतलब डिजर्टेशन बोलते हैं उसको, डिजर्टेशन, सॉरी, हाँ। तो ऐसा भी होता है कि कई बार जो प्रोफेसर्स आपका, जैसे जो एग्जामिनर है, तो क्या हमें प्रूव करनी पड़ती हैं चीज़ें? जी बिल्कुल करनी पड़ती हैं। बिना अपने काम को प्रूव किए हुए हमें कहीं से भी जो है कि किसी भी डिग्री का अवार्ड नहीं होना है। चीज़ें अपनी प्रूव करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ जो है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खोज लिए हैं, उसका पेटेंट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट होता है, प्रोसेस पेटेंट होता है, अच्छे मतलब रिनाउंड जर्नल में पब्लिकेशन चाहिए होता है, तब वो चीज़ें प्रूव होती हैं। अगर आपका काम ऐसा सही नहीं है तो पब्लिकेशन ही नहीं होगा, छपेगा ही नहीं। सर, बच्चे जब कॉलेज में एंटर करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, आर्टिकल्स हो गए, रिव्यू आर्टिकल्स। पहले तो सर आप मेरे को बेसिक चीज़ बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल? आप नाम से ही सब अगर देखें, रिव्यू है ना, जो किसी ने ऑलरेडी एक काम कर रखा है, है ना, उसको मतलब 10 लोगों के काम को हमने किया और रिव्यू किया और उन 10 कामों को लेके अपना एक अपना टॉपिक, अपना एक पेपर छाप दिया। रिसर्च में 10 लोगों के काम को हमें देखना है, फिर जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, मतलब उन सब के रेफरेंस को लेते हुए काम नया करना है। ये है रिव्यू और रिसर्च में डिफरेंस बेसिकली। तो सर जैसे जो स्टूडेंट 2nd ईयर में हैं या 3rd ईयर में लिखना चाहते हैं बेसिकली, है कि नहीं, अब वो सारी चीज़ें चलती हैं कि आपने हिट एंड ट्राई किया, चीज़ें वर्क नहीं करी, एट द 4th स्टेज 5 स्टेज जा करके कोई एक पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा, कोई भी जर्नल कर दे, ठीक। तो बच्चे को अप्रोच क्या होना चाहिए बेसिकली कि कैसे लिखना स्टार्ट करें? बिकॉज उनको गाइडेंस बहुत जगह से मिल रही होती है, केवल टीचर्स ही नहीं, कुछ सीनियर्स बता रहे होते हैं, जिन सीनियर्स ने कभी एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं किया होता,
वो भी अपना कुछ अगर बता आप रहे हो। हमारे कॉलेज की बात करेंगे, जैसे एमसी Okay. सक्सेना के आप खुद ही अलमनाई रहे हैं, हाँ सर। तो आप ये जानते ही होंगे कि जैसे ही हमारे यहाँ बच्चा सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में आता है, हाँ हाँ। मैं उससे प्रोजेक्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ जरूर करवाने लगता हूँ Sure. और उसको बोलता भी हूँ कि अब आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को छपाने के लिए, पब्लिकेशन के लिए ट्राई करिए। Okay. तो आपने भी किया है मेरे ख्याल हाँ से, एक दो सर, पेपर आपने भी पब्लिश किया है। हाँ। और साथ में मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो बच्चे को हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं करने के लिए या प्रोजेक्ट दे रहे हैं, फिर वो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो उसके साथ साथ उसका लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे वाला पार्ट, और जो भी उसने किया, जिस तरीके से भी किया, उसकी मेथडोलॉजी, प्लान ऑफ वर्क, उसको कैसे भी करके उसको एक कंपाइल फॉर्म में 10, 12, 15 पेज में कंपाइल करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से बी फार्मा के करीबन 19 पब्लिकेशन आए, जो बी फार्म 7 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है फार्मेसी प्रैक्टिस, वो एक प्रोजेक्ट के ही रूप में हम लोग करते हैं। उसमें टोटल हमारे 67 बच्चे थे, 66 बच्चे थे। उसमें मतलब ग्रुप वाइज मतलब आपने 19 पब्लिकेशन हुए बी फार्मा के बच्चों ने की। तो हमारे यहाँ के बच्चों को रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर में अंतर और रिव्यू कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही, मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट से ही समझाना शुरू कर देते हैं, जैसा आप लोग को भी मतलब। हाँ नहीं सर, इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा कभी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ तो आई ग्रेटिट्यूडफुली ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझे मेरे टीचर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे मिले हैं जिन्होंने टिल डेट सपोर्ट किया एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल। और इस चीज़ के लिए मैं अपने कॉलेज का ग्रेटिट्यूड रखूँगा ज़िंदगी भर के लिए। नहीं, वो एमसी सक्सेना की एक जो है, मतलब आप यूएसपी भी बोल सकते हैं। यूएसपी, हाँ सर। मतलब कॉलेजेस बहुत हैं, मैं किसी भी कॉलेज की, मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बट अगर आप प्राइमरी मतलब मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। इवन वो बच्चा अगर एम फार्म भी कहीं से जाके करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा तो एम फार्मा भी चल रहा है, बच्चे मतलब एम फार्मा में भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। और मतलब मेरे ख्याल से मेरे यहाँ 2 ब्रांच है, फार्माकोलॉजी में है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है। बच्चे अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, सबके पब्लिकेशंस होते हैं, पोस्टर्स प्रेजेंट किए होते हैं बच्चों ने, और अच्छा कर रहे हैं बच्चे। सर, जिस टाइम आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया, आप जब मास्टर्स करने गए, सो वंस इन अ वाइल यू टोल्ड मी दैट कि आपने गेट फार्मा दिया हुआ है, राइट नाउ जीपैट चल रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपकी जीडीसी पब्लिकेशन आई उसके लिए कि एक और ऑथर आप हो गए। थैंक यू। आप एक और ऑथर हो गए बहुत सारी किताबों के साथ। तो आपका इवैल्यूएशन क्या कहता है सर कि गेट फार्मा वाज टफ और जीपैट इज टफ? गेट फार्मा वाज टफ, मच टफ, बट जो आज का है सिनेरियो, इसमें थोड़ा सा कटाव भी कम जा रहा है ना। अब आप मानो कि गेट फार्मा में सिर्फ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक का सिलेबस था, कुछ इक्का दुक्का पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थे, इम्पोर्टेंट। अब तो पूरा 4 साल का सिलेबस है। बट उस समय जो है, चूँकि जो मतलब कराने वाली संस्थाएं थी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने, वो IITs थी। अब आप IITs का लेवल जानते ही हो, है ना, कि IITs का लेवल जो है ना, वो मतलब बियॉन्ड द लेवल वैसे शुरू से ही रहा है, मतलब वहाँ के सब एक्सेप्शंस ही हैं एक तरीके के। तो डेफिनेटली उस समय ज़्यादा टफ था। और टफ और आसान में, इजी में बस 2 डिफरेंस है, जो आपको आए वो टफ, जो ना आए वो टफ, और जो आए वो आसान। ओके सर, बेसिकली मैं एक जो चीज़ देखता हूँ ना कि स्टूडेंट्स आज की डेट में ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत जा रहा है। और इन सारी चीज़ों में ना वो कोशिश करते हैं टू क्रिएट अ वॉल कि हम कैसे ब्लेम यूनिवर्सिटी को कर दें या कॉलेज को कर दें। सो व्हाट इज मतलब उनको जो ड्राइव कर रहा है चीज़ें दूसरों पर डालने में, इस पर क्या टेक है सर आपका कि क्यों हो रहा है? इस पर टेक क्या है, देखो जो काम करना है वो बच्चे को ही करना, मीन्स स्टूडेंट को ही करना है। बट स्टूडेंट इनसफिशिएंसी इन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स लाइक एकेडमिक्स पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, है ना, ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज की डेट में कोई भी बच्चा मतलब जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए, जैसा कि फार्मेसी करिकुलम है उसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, बट बच्चा ध्यान उतना नहीं दे रहा है जितना उसको देना चाहिए। अगर लिटरली वो बच्चा उतना ध्यान दे दे तो उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले के टाइम में प्रॉब्लम ये होती थी कि बुक्स नहीं होती थी, टॉपिक्स नहीं कवर हो पाते थे, फैकल्टीज़
एक्सपर्ट्स नहीं थे, मेंटोर्स नहीं थे। आज की डेट में तो मतलब फैकल्टीज़ भी हैं, इतना कंटेंट है, आप मतलब आपके सबके हाथ में मतलब क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स हैं। आप कोई भी कंटेंट बस खाली एक बस नाम डाल के सर्च करना है और आपको गूगल पे मतलब हर चीज़ मिल जाएगी। उस समय तो कंटेंट भी नहीं हुआ करते थे, बुक्स नहीं हुआ करती थी प्रॉपरली, फिर भी लोग करते थे। लेकिन अब बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए। वो इसके साथ साथ और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नो डाउट कि पढ़ाई के साथ आपको जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको मतलब क्या कहते हैं मार्केट में भी जाना ज़रूरी है, आपको फिल्में भी देखना ज़रूरी है, आपको दोस्त भी बनाने चाहिए। बट इन सब कामों को पढ़ाई के बाद में करना है। अगर आप पढ़ाई को छोड़कर इन सब कामों को करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिस है पढ़ाई वाली वो तो छूट जाएगी और आपको उससे सफ़र करना पड़ेगा। समझता हूँ सर आपकी बात। सर आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, हर साल अगर हम कॉलेज की बात करें, हर साल लगभग 500 बच्चा तो डिप्लोमा आपका मिला के, ग्रेजुएशन, बैचलर्स, आपका मास्टर्स और फार्मडी अब पास आउट होने वाला होगा, क्योंकि जब हम लोग थे तब स्टार्ट हुआ था। आई थिंक अब पास आउट होने वाले होंगे, हाँ, नेक्स्ट ईयर से। हाँ, तो आप हर साल 500-600 बच्चों को डिग्री फेलिसिटेट होते हुए देख रहे हो, तो आपने क्या चीज़ नोटिस की है कि जो बच्चे प्रिपरेशन में जाते हैं, इन मास्टर्स जीपैट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए? जॉब के साथ करें या डायरेक्टली? नहीं, जॉब के साथ तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पढ़ाई जो है ना जॉब के साथ कभी की ही नहीं। जब आदमी पैसा कमाने लगता है ना तो उसका माइंडसेट जो है सिर्फ पैसा कमाने, मनी ओरिएंटेड हो जाता है। फिर वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है। और वैसे भी आजकल की जो नौकरियां हैं ना वो मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक चलती, फिर आप पढ़ोगे कब? हाँ, समझ। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, आपको सोना भी तो है, आपको और भी तो काम करने हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के ही टाइम हो पाएगी, जॉब के साथ कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ओके। अगर या तो आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो 2 घंटे की, जैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज में फ्रीलांसर्स या फॉरेन कंट्रीज में आवर्स के हिसाब से नौकरियां मिलती हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे करके, तो भले पॉसिबल है। वरना मतलब जीपैट की तैयारी रेगुलर वे में करनी पड़ेगी आपको। ओके। सिलेबस बहुत बड़ा है फार्मेसी का। हाँ सर, पता है। तो नहीं, आई थिंक अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो शायद कोई तो प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री के, आई थिंक शायद फ्रांस की ही हैं, जिन्होंने आई थिंक 5 आवर्स अ डे और 5 days इन अ वीक का उन्होंने प्रपोजल रखा। आई थिंक उन्होंने अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि हर मतलब वीक में 5 दिन होगा और एक दिन में 5 घंटे ही जॉब करेंगे, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि वर्क लोड ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों पे। ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में है, 5 day वीक ही चलता है। जितना भी मतलब आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे ना, आजकल जो जैसे मॉडर्नाइजेशन आपका नोएडा है ना, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं IT सेक्टर की सारी कंपनियां वो सब 5 day वीक ही काम कराती हैं। मतलब अब 5 आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 5 day जो होता है वो काम करना होता है, बाकी सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। सर मास्टर्स आपने खुद भी किया और बहुत बच्चों को करा रहे हो आप, ठीक है, और आप, मैं देखता हूँ आप लगे रहते हो, ठीक है, क्योंकि जब हम भी फॉर्मुलेशंस बना रहे थे तो फिर कुछ नॉवेल्टी लेकर के आओ, ग्रेजुएशन में भी वो आप इनकलकेट करते हो अपने स्टूडेंट्स में। बट बहुत वाइड फील्ड हो जाती है मास्टर्स की, इकोलॉजी भी है, स्यूटिकल केमिस्ट्री भी है, फाइटोमेडिसिन में देखने जाए तो कोग्नोसी भी आ जाता है। अब तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस आ गया है। आपको क्या लगता है सर कि क्या है, किसमें स्कोप ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स किससे मास्टर्स करने में ज़्यादा अच्छे हैं, या कौन से फील्ड में पे आउट अच्छा मिलता है सर? नहीं, इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है, पहले तो इसको समझने की ज़रूरत ये है कि जो भी कैंडिडेट मतलब ये करने की सोच रहा है, PG करने की सोच रहा है, उसका फ्यूचर टारगेट क्या है। उसका टारगेट क्या है कि उसको इंडस्ट्री में जाना है, R&Ds में रहना है, या जैसे किसी को इंडस्ट्री में जाना, बहुत सारे लोगों को हर्बल इंडस्ट्री, क्योंकि आजकल हर्बल इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, है ना, तो कोई हर्बल इंडस्ट्री में जा रहा है, कोई फार्मुलेशन डेवलप F&Ds भी होती है, R&Ds के साथ F&Ds भी चाहिए होता है, तो वो ये उसका टारगेट अगर है, जैसे F&Ds में जाने वाले को फार्मास्यूटिक्स में एमफार्म करना चाहिए, अगर केमिस्ट्री मतलब R&Ds में जाना चाहिए तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करे, है ना। अगर कोई क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस या फार्माकोलॉजिकल मतलब टाइप के उसमें जाना चाहे तो फार्माकोलॉजी से करे, है ना। बाकी हर्ब्स वाले फार्माकोग्नोसी में करते ही हैं ज़्यादातर, है ना। तो मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब कि इससे कर लें तो, और पे आउट सब में अच्छा है। अगर आप काम अच्छा करोगे, है ना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में हो,
किसी भी सब्जेक्ट में हो, और आपका काम अच्छा है, आपको काम आता है, जब आप काम करेंगे तब सीखेंगे, तभी आपको काम आएगा, फिर आप दूसरों को सिखा पाएंगे। करते करते जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते जाएंगे, फिर चीज़ें आपके साथ और ऐड ऑन होती जाएंगी। तो पे आउट सब में अच्छा है, बट स्टूडेंट को फोकस करना है कि हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें किस इंडस्ट्री में जाना है। सर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट टेम्प्टेड यू टू ऑप्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज योर मास्टर सब्जेक्ट? एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी। ओके। उस समय मतलब यूपी में जब मैंने किया तो फार्माकोलॉजी का कोई कॉलेज ही नहीं था। सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी चलती थी, या इक्का दुक्का कॉलेज में था, रेयरेस्ट। और काउंसलिंग भी मतलब टोटल 180 सीटें थी उस समय। तो जो है क्या कहते हैं एकदम, या तो स्यूटिक्स टॉप रैंकर्स ले जा रहे थे, जिनको मतलब काउंसलिंग में, फिर जो लो रैंकर्स थे उनके पास ऑप्शन ही कम बच रहा था ये केमिस्ट्री में। अच्छा, इसलिए केमिस्ट्री से किया। सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शोभित प्रकाश श्रीवास्तव, 5 बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज फॉर मास्टर्स, या गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और 5 प्राइवेट बेस्ट। 5 गवर्नमेंट के कौन से बेस्ट हैं और 5 प्राइवेट के कौन से बेस्ट हैं? मतलब अगर आप लिस्ट करना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग। अब लिस्टिंग में तो अब नाइपर से अच्छा तो कोई संस्थान मतलब फार्मा एजुकेशन में है ही नहीं है। हाँ। तो नंबर 1 पे तो आप नंबर 1 पे क्या, जितने 7 नाइपर जो पहले मेन वाले थे उसके बाद 10-12 हो गए। हाँ। आप उनको रख सकते हैं। ठीक, नाइपर कुछ जो है जैसे मुंबई महाराष्ट्र की जैसे है, पुणे में है। अच्छा, हाँ, पुणे मेडिकल कॉलेज, हाँ ठीक है, वहाँ पे जो फार्मेसी चल रही है वहाँ की। नारसी मुंजी है प्राइवेट में आपकी मुंबई में, वो अच्छी है। बाकी जेएसएस कॉलेज ऑफ ऊटी, हाँ जेएसएस, वहाँ की भी फार्मेसी बहुत अच्छी है ना। और ऐसे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। फार्मास्यूटिकल मतलब हैं, अच्छी खासी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, और बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ के। ओके सर, बेसिकली बच्चे जो लैग करते हैं ना, जैसे कि कॉलेज की ग्रेडिंग अगर हम देखें ना, कॉलेज का कैटेगराइजेशन, Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज और Tier 3 कॉलेज, अगर हम प्राइवेट सेगमेंट में जाते हैं। अब जो लैग करते हैं ना कॉलेजेस, जैसे कि अगर हम एलपीयू की बात करें या बिट्स की बात करें, दोनों सेम टीयर के कॉलेजेस हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैनेजमेंट का बच्चा है तो हॉस्टल संभालने को दे दिया है कि हॉस्टल में वहां के वार्डन्स नहीं है, बेसिकली स्टूडेंट हेड है जो मैनेजमेंट में ही है, और उन्होंने अपना बना रखा है, बट उन्हें रिपोर्ट करना है कॉलेज को। ठीक है। सो बीइंग एन डायरेक्टर, आप अपने कॉलेज में ऐसे क्या 3 डिफरेंशिएटर्स रखते हो जिसकी वजह से आपको आपका कॉलेज बाकी कॉलेज से डिफरेंशिएट करता है या अलग बनाता है? बेसिकली सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो यही है कि हमने जितने भी प्रोग्राम हमारे कॉलेज में होते हैं उसमें फैकल्टी कोऑर्डिनेट जरूर करती है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, बट काम सारा हमारे यहाँ बच्चा करता है। जैसा कि आप लोगों ने भी किया है किसी भी मतलब पर्टिकुलर एक फार्मासिस्ट डे की बात करें, है ना, या जो है क्या कहते हैं नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे की बात करें, या फार्मेसी वीक की बात करें, फार्माको विजिलेंस डे की बात करें, जो भी सेलिब्रेशंस हम लोग बेसिकली करते हैं, है ना। ज़्यादातर किसी फैकल्टी का बर्थडे भी पड़ जाता है तो बच्चे ही ज़्यादातर अरेंज कर देते हैं। तो मतलब सारे काम उसमें हमारे यहाँ बच्चे ही करते हैं, और बच्चों को ही मतलब मेन हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर बना रखा है, और उन्हीं के द्वारा 4th ईयर से, 3rd ईयर से, 2nd ईयर से, 1st ईयर से, हर एक पर्टिकुलर ईयर से 1-1, 2-2 बच्चा हम लोगों ने हर ग्रुप में रख रखा है। वो चाहे स्पोर्ट्स का हो, वो चाहे एकेडमिक जो है, हमने तो अलग अलग ग्रुप बनाए। जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है च्यवनप्राश बनना है, च्यवनप्राश ग्रुप, हैंड वॉश ग्रुप आप लोगों ने बनाया, हमारा ही बैच है, हमारा ही बैच बने हैं। तो मतलब जो ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया है, और उसमें सभी बच्चों को मतलब 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक सभी बच्चों को जोड़ने की इसलिए इच्छा रहती है कि जैसे 4th ईयर वाले तो बढ़ चढ़ के करते हैं, कल को 4th ईयर पास आउट हो जाएगा तो फिर 3rd ईयर को कौन बताएगा। इसलिए उसमें 3rd ईयर भी है, 2nd ईयर भी है, और 1st ईयर भी है। हाँ, अब जैसे आप चले आए, वो फार्मूलेशन आपने की थी, बहुत दमदार बनाई थी, ठीक है, कोई भी एक फार्मूलेशन, हम च्यवनप्राश की बात करें, बहुत अच्छा च्यवनप्राश आप लोगों ने बनाया था, बट आपके बाद अगर उसमें 3rd ईयर वाले बच्चे ना रहे होते तो उस फार्मूलेशन कंटिन्यूएशन नहीं। अब वो हर साल एज इट इज उससे बेहतर ही बेहतर, मतलब हर साल हम लोग और बेहतर। इस बार का जो हैंड वॉश बना है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप उसको 200 ml जो मार्केट में आज की डेट में 40-50 रुपए का मिल रहा है, आप उसको 200 रुपए का बेच देंगे, लोग खड़े खड़े हाथ ले लेंगे, इतनी क्वालिटीज़ हैं उसमें। तो बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करके दिए। ठीक है सर, बात आते हैं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हमने बात की। सर हर किसी की लाइफ में ना एक
डिक्लाइन फेज आता है जब स्टूडेंट डीमोटिवेटेड है या डीमोरलाइज्ड है। सर आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें सर आपको लगा हो कि फेड अप, मतलब कि बहुत बुरा लगा है या मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, डेवास्टेटेड, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो? नहीं देखो, बहुत सारे फार्मेसी किए हुए बच्चे हमेशा इस पर्टिकुलर सवाल को लेके हमेशा उलझे रहते हैं और 90% जो है क्या कहते हैं उसमें डिमोरलाइज ही रहते हैं कि फार्मेसी करने के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फार्मेसी करने के बाद आज की डेट में अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो फार्मेसी करने के बाद कोई बच्चा घर पे नहीं बैठा है, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट कि मतलब उसने फार्मेसी की हो और वो घर पे बैठा हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो होता है ना हर चीज़ में, तो मतलब इतने लोग बीमार हैं और बीमारी में लोग दवा ही खाएंगे, डॉक्टर तो कोई खाएगा नहीं, है ना, दवा ही खाएंगे। अब दवा बेचने वाले से लेके दवा बनाने वाले से लेके मतलब जो भी मतलब उस पर्टिकुलर फार्मूलेशन में है, जो भी उसके रिसर्च में है, हर किसी की उतनी वैल्यू है और ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पॉपुलेशंस भी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। प्लस बीमारियां एक से एक नई नई आ रही हैं डे बाय डे। आज आप क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने हाइपरटेंशन पढ़ा है ना, अरिथमिया पढ़ा, एंजाइना पढ़ा, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा, ये सब पढ़ा। अब आप ये 4-5 तो बहुत मतलब बेसिक बीमारियां हो गई। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि मतलब आप उसको सुनोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि ये तो मेरे किताब में ही नहीं थी, ये तो मैंने कहीं अपने एकेडमिक्स में सुना ही नहीं। लिटरली अभी बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो कि मैंने वास्तव में अपने एकेडमिक्स में पढ़ी ही नहीं थी। तो भाई नई नई बीमारियां आ रही हैं तो नई नई दवाएं भी आ रही हैं। सर बेसिकली मैं ना इंटरव्यू देख रहा था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमक्योर फार्मा की, नमिता थापर। सो शी वाज लाइक कि फार्मा इंडस्ट्री बूम कर रही है, ग्रो करती रहेगी क्योंकि लोगों का हॉरिबल लाइफ स्टाइल्स हैं, हॉरिबल मतलब आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, या तो हॉस्टल या तो फिर बाहर का खाना, तो फिर वो चीज़ें अल्टीमेटली वो फार्मा को ही गिव बैक होता है क्योंकि वो अल्टीमेटली रिलाई करते हैं उस चीज़ पे। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता है? अगर स्टूडेंट है तो अपने करियर को लेकर के, या अगर पेरेंट्स है तो अपने बच्चे के करियर को लेकर के? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है आज की डेट में पेरेंट्स परेशान है। ओके बच्चे पे तो कोई लोड ही नहीं है, बच्चा आजकल सब चीज़ को हल्के में ले रहा है, कोई भी बच्चा हो वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फोर्थ ईयर का हो। गार्जियन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बच्चा उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। अब चाहे बच्चे की कमजोरी कह लें या ऐसी लाटी ही है, मतलब हम लोग इस समस्या से खुद परेशान हैं। बच्चे बहुत जो है क्या कहते हैं, पहले के टाइम जिस हिसाब से हम लोग की लैबें हुआ करती थी 3-3 4-4 घंटे खड़े रहना होता था, आजकल बच्चे को 2 घंटा लैब में खड़े कर दो तो कोई 1-2 तो रोज गिर जाता है उसमें, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। हाँ नहीं सर, हमने भी जब एक्सट्रैक्शन लगाया था तो आई थिंक हम लोगों ने 16 घंटे की असेंबली की है। वो तो जैसे नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं तो फिर वो चल रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि 14 घंटे करने के बाद वो फ्लूइड फट गया है कि नहीं, या असेंबली फट गई। तो ये मतलब एक जो ये फार्मा एजुकेशन है ना, इसमें निरंतर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अभी तो आपने 16 घंटे का एक्सट्रैक्शन किया, ऐसी सिंथेसिस लगती है 6-6 दिन 8-8 दिन, तो मतलब जो 6-8 दिन, अब उसको देखने के लिए बंदा भी तो चाहिए। एक आदमी अगर 8 रातें लगातार जग जाएगा या 8 दिन पूरा काम कर लेगा तो उसकी 9वें दिन क्या स्थिति रहेगी? तो मतलब कहने का मतलब ये है, मेहनत तो है लेकिन आज का बच्चा उतना तैयार नहीं है उस मेहनत को करने के लिए, ये भी एक बहुत फैक्ट है। आप पहले के रेशियो में आज का रेशियो निकालें, पहले अगर 50-60 का बैच होता था, बच्चे 60 के होते थे, उसमें 40 इंडस्ट्री में जाते थे, 10-5 मार्केटिंग में जाते थे, 10-5 इधर उधर कहीं शिफ्ट होते थे या हायर एजुकेशन में जाते थे। अब 40 के 40 मार्केटिंग में या मतलब ऐसी जॉब करना चाह रहे हैं इजी टू यूज, हाँ इजी टू यूज हो, हाँ जो उनके मतलब क्या कहते हैं डेली रूटीन लाइफ को भी अडेप्ट कर सके। बच्चे ज़्यादा मेहनत को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। सर आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम, एक तो यूनिवर्सिटी की वर्किंग पे, कॉलेज की वर्किंग पे और स्टूडेंट की अडेप्टेबिलिटी पे बात करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट होता है, ठीक, सीनियर्स ने बोल दिया, मतलब ऑब्वियसली हर टाइप के सीनियर्स होते हैं, अच्छे सीनियर्स भी होते हैं, मैं बुरा सीनियर नहीं कहूँगा, बट जस्ट बिकॉज कि वो कोप अप नहीं कर पाए सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो फॉल्स नैरेटिव जूनियर्स तक लेके जाते हैं कि इंटरनल बैक लगा दी। अब जैसे कि हम सिलेबस का स्प्लिट देखें, 100 नंबर का पेपर है, जैसे कि 75 हमारे एक्सटर्नल है, 25 हमारे
इंटरनल है। अब अगर हम यूनिवर्सिटी ब्रोशर ढंग से देखें तो होता ये है कि मतलब नॉर्मली जो है बच्चा अगर समझने वाला बच्चा होगा तो वो ये समझेगा कि 25 का 33% होता है 10 नंबर के आसपास या 9 नंबर के आसपास। उतने तो कॉलेज से नहीं दिए जा रहे। अब वो नहीं आ रहा है कॉलेज, 12 नंबर 13 नंबर तब गए हैं, बिकॉज आपको भी AKTU में बताना पड़ता है कि अगर हमने 22 नंबर दिया 25 में तो क्यों दिया। आई थिंक शायद इसकी साइटेशन मतलब रिपोर्ट जाती होगी कि हमने क्यों दिया है ये बेसिकली। अब जब रिजल्ट आता है तो किसी को 16 नंबर मिले तो यार हमसे दुश्मनी निकाली है या हमारी इंटरनल बैक लगा दी। वो हमने 75 में नहीं देख रहे कि हम 75 में एक्चुअली में 33 भी नहीं ला पाए हैं, ठीक है, या 25 भी नहीं ला पाए हैं। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। हाँ। आप सोचो कि 25 में हम 18, 16, 20 दिए हैं, फिर आप कह रहे हो कि हमारी कॉलेज ने इंटरनल बैक लगा दी। आप 75 में 25 भी नहीं ला पा रहे हो, लिटरली। मतलब यही है ना कि 50% पासिंग चाहिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरा करने के, 100 में 50 चाहिए। अब आप उम्मीद करते हो कि कॉलेज हमें 25 में 25 दे दे और मैं 75 में 25 भर का कर लूँ कैसे भी करके। मतलब आप 75 में 70 भी तो ला सकते हैं, आप 65 भी तो ला सकते हैं। आप क्यों डिपेंडेंट है सेशनल पे? फिर भी हम ये कहते हैं जो बच्चा रेगुलर है, जो बच्चा अटेंटिव है, हम लोग कभी मार्क्स क्यों किसी का काटना, अपने बच्चे का मार्क्स क्यों काटना, और क्यों काटा जाए? मेरा तो खुद का ये लॉजिक है कि क्यों काटे। अगर वो बच्चा मतलब कर रहा है, अटेंटिव है, क्लास में कर रहा है और प्रेजेंट है, एब्सेंटिज्म उसकी बिल्कुल नहीं है या कम है, तो उसको नंबर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जो आएगा वो लिखेगा, 100% कापीज में भी उसके दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप रोज रेगुलर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज़ की तो आपका सेशनल भी उतना ही अच्छा होगा। ओके सर, एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली डिप्लोमा के लिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTUP को सेपरेट कर दिया गया AKTU से, बट डिप्लोमा सेपरेट नहीं किया गया। वो बहुत पुरानी विधा है, ऐसा नहीं है। वो मतलब क्या कहते हैं, डिप्लोमा एजुकेशन के लिए बेसिकली बोर्ड है, है ना। और ग्रेजुएशन लेवल की चीजें वो यूनिवर्सिटी से, ओके, ठीक है। बट जैसे मैं देखता हूँ बच्चों को कि BTUP ने पहले GCAP का पेपर कराया, उसके बाद बच्चे काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में आ रहे हैं, बट द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट GCAP इज प्रोवाइडिंग, कि जो बच्चे वो कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि बस 60 सीट्स हैं, अब एडमिशन आप ले लो, बट जो बच्चे फिल्टर आउट हो काउंसलिंग के बाद एक्चुअली में आ रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी, इवन नॉट रेडी, ठीक है, तो इस पे क्या मतलब पॉइंट है आपका? तो ये तो उसका जो है प्राइमरी एजुकेशन खराब हो रहा है ना। थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, उसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल डाउन है, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज उसका डाउन है। ये तो बेसिक एजुकेशन से उस पे काम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अब तो आप देख रहे होंगे कि मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अलग अलग किताबें मतलब इंटरमीडिएट्स में देखी थी, कुमार अब वो 6 स्टैंडर्ड्स में किताबें अलग हो जा रही हैं। हो जा रही हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है ना, तभी तो वो बच्चा जो है क्या कहते हैं, इतनी मतलब इंटरमीडिएट लेवल की चीजों पे भी क्या कहते हैं खरा नहीं उतर पा रहा है। ओके, और GCAP अगर ये ना करे कि अगर क्लियर भी ना कराए तो कॉलेजों में एडमिशन नहीं होंगे, सीटें खाली जाएंगी, तो वो भी एक नुकसान। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। उसको मेहनत करना पड़ेगा। और पहले जैसे आप लोग कहते थे पहले 24 में 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा लोग मेहनत करते थे पढ़ाई पे। अब ये पूरी दुनिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई, जो IIT जाते हैं, मैं उनकी पढ़ाई नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 90% अब 16 घंटा दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। 1-2 घंटा अगर निकाल पाए अपने लाइफ में से तो वो भले पढ़ लिए, लेकिन ये हिसाब किताब मतलब ऐसा है। 100 में 99 बच्चा वैसा है। हाँ सर, हर क्लास में है ऐसा। और सिर्फ मेरे ही कॉलेज में नहीं है, मतलब आप गाँव के कॉलेज में जाके देखेंगे ना, बहुत बुरी हालत है। मतलब आप लिटरली, हम तो फिर भी लखनऊ में हैं, या लखनऊ के अच्छे कॉलेजेस में हमारी गिनती होती है, हमारे यहाँ जो बच्चे भी आते हैं फिर भी उनका कुछ स्टैंडर्ड है। बट आप इधर उधर के कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ के बच्चों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि वो अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाते हैं। दे इवन कैन डोंट राइट देयर नेम प्रॉपरली। हाँ सर, जब मैं भी पढ़ा रहा था कॉलेज में, आई वॉज इन चरक, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये इशू बहुत आता है बच्चों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें
एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आई थिंक आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए। नहीं, हमारा हार्ड वर्क सिर्फ फार्मा एजुकेशन पे है ना, हम प्राइमरी एजुकेशन तो करा नहीं सकते हैं। अब हम कितने दिन, हम बच्चों को अगर शुरू भी करें, हम तो अपने आप शायद हमने सर किया है। आपने हमारे यहाँ हर बैच में हम हर बार अगस्त में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कॉलेज खोल देते हैं, और जब तक अभी काउंसलिंग अभी आज स्टार्ट हुई है, 11 नवंबर, आज 5 नवंबर है, और अभी काउंसलिंग चल रही है बैचलर की, और 10 तक चलेगी। उसके बाद उनकी क्लासेस, हमारे यहाँ 3 महीने से क्लासेस चल रही हैं, जिसमें शुरू का पहला महीना पूरा हम लोग बेसिक पे काम करते हैं। फिजिक्स का अलग बेसिक, केमिस्ट्री का अलग बेसिक, बायोलॉजी का अलग बेसिक। जब बच्चे का वो बेसिक लेवल स्ट्रांग ही नहीं है तो पहले उस पर थोड़ा बहुत, लेकिन कितना दिन काम कर सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन हमें अपना सिलेबस भी तो करना है, हमें अपने मतलब करिकुलम, बीफार्म के करिकुलम को भी तो देखना है। बेसिकली आपने बच्चों को डायरेक्शन दे दिया कि आपको ये पढ़ना है, बट ना डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब कि आपने पढ़ाया, बट एडेप्टेबिलिटी स्टूडेंट एंड से होनी चाहिए। कि हमें करना है ये सारी चीजों को, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि बच्चे का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, बेसिक है ही नहीं है उसका। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस पे। व्हेन आई वाज मैंने जब एंटर किया कॉलेज में, आई वाज वेरी, मतलब कि ट्रॉमेटाइज था, डरा हुआ था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं थी। बट एट द टाइम जब मैं पढ़ता गया, मैंने 11th-12th की केमिस्ट्री, सेम केमिस्ट्री जब मैं सेकेंड ईयर में आया ना, वो पता नहीं क्यों इंटरेस्टिंग लगने लगी, बिकॉज मैंने 11th-12th रिवाइज किया, तब मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, बट जस्ट बिकॉज कि मैं इतना क्लियर होता था कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना करना है, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इतने पेज लिखूंगा। बट वो कोई काट नहीं सकता, मतलब मैं इसको ब्रैग नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा मैं उसको एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका बाइफर्केशन सही है तो यूनिवर्सिटी में आपके ठीक ठाक स्कोर आ जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है। नो डाउट। अगर आपका जो है, जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ता गया, जो भी कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में भी अगर वो पढ़ता जाए, उसका हर एक फंडामेंटल किसी भी सब्जेक्ट का, एनाटॉमी का हो, फिजियोलॉजी का हो, फार्माकोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, सिविटिक्स का हो, हर फंडामेंटल उसका क्लियर होगा। बस उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि बच्चा कम कर रहा है। रेफरेंस किताबों पे ध्यान नहीं दे रहा है, छोटे छोटे मतलब पतले पतले गुटकों से पढ़ रहा है ना, नोट्स 2 लाइन में ख़त्म करना चाह रहा है, और मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के 2 दिन पहले से शुरू कर रहा है। ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपरली समय देना होगा, टाइम लेना होगा, और आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी होगी, और आप बेहतर नंबर भी लेके आ सकते हैं। अपने AKTU में ही समय 9.4 CGPR जा रहा है, 9.5 CGPR जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे लिख रहे हैं ना, ऐसा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं सर। न्यूमरस कॉलेजेस, इनफैक्ट मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक बहुत ख़राब चीज़ है जो सुनने में आती है, ड्रग एब्यूज़। एंटर किए कई सीनियर्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज या फार्मेसी कॉलेजेस की बात नहीं, जब इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट वाले फेज़ को बच्चा जब क्रॉस करके आता है ना 18 साल की उम्र के बाद, है ना, जैसे थोड़ा सा वो एडल्ट हो जाता है, एडोलसेंस कंप्लीट होता है, एडोलसेंस कंप्लीट होता है, वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, मतलब मेरा अपना मानना ऐसे है कि आपके सामने जो रास्ते दिखाई पड़ते हैं 90% रास्ते खराब की तरफ ले जाने वाले होते हैं, 95% खराब रास्ते दिखते हैं, और बच्चा उसमें उसको मज़ा आता है जाने में, दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, या जैसे भी उसका हो। तो ड्रग एब्यूज़ तो आज की डेट में सिर्फ कॉलेजेस के ही लिए नहीं, हर एक बच्चा, मतलब जो आज की डेट में, मैंने तो स्कूल के बच्चों को करते हुए देखा है, स्मोक करते हुए देखा है, जो मतलब 6, 7, 8th में है। उनको इंटरमीडिएट कॉलेज की बात तो बहुत दूर, अभी उनको 4 साल लगेगा पहुँचने में। तो फार्मा एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, मतलब बच्चे ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है। ड्रग एब्यूज़ के साथ साथ मतलब वो क्या कहते हैं, अल्कोहलिज्म में भी, अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा। हाँ नहीं, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे कि LPU इज़ लैकिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि LPU के डायरेक्टर्स ने खुद बोला कि हम प्रोहिबिटेड है एकदम से, उनके कॉलेज प्रोहिबिटेड तो हम सब लोग के कैंपस में है या पूरे समाज में है, लेकिन कर नहीं रहे हैं लोग। हाँ सर, दुनिया कर रही है, हाँ मतलब बड़े लोग तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो करना है वो बहुत नुकसानदायक है। वो एक्चुअली क्या है, जनरेशन खराब हो जा रही है धीरे धीरे। आप शुरू से नशे की लत में पड़ गए, फिर आप जब आपको जो है क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई करनी थी, तब तो आप नशा कर रहे थे, फिर 10 साल बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा, ना आप पढ़ाई की तरफ जा पाओगे, ना ही आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओगे। सर अगर हम सक्सेस पैरामीटर देखें ना,
आजकल लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें ना, जो पहले ज़्यादा मेहनत करते थे हम उससे जल्दी सक्सीड कर सकते हैं, बिकॉज 10 में से 8 लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं इन सारी चीज़ों में। बिल्कुल। तो आज सक्सीड करना कंपैरेटिवली पहले से आसान हो गया है। लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब वो उतना भी फेस नहीं करना चाहते। अरे तो पहले उतने ऑप्शंस भी तो नहीं थे, आप ये देखो ना। हाँ, समझ रहा हूँ सर। आज की डेट में पहले अगर पढ़ लिख के 10 आदमी तैयार हुए तो ऑप्शन 8 थे, तो मिल जाती थी सबको बहुत आसानी से। या मतलब आसान, उनके जमाने में जो आसानी थी, अब आज के जमाने में आसानी की डिफिनीशन में बताएं कि हमारे फादर खुद 16 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे, तब वो अपना इंटरमीडिएट कर पाए पैदल चल के। साइकिल भी नहीं मिली थी। आजकल किसी एक बच्चे को 16 किलोमीटर छोड़ो, 6 किलोमीटर छोड़ो, 1 किलोमीटर पैदल चला दो एक दिन, They were like कि लेथार्जिक हो गए, सर, थक गए, गिर जाएं, को बुखार आ जाए उनको दूसरे दिन, वो कहें मतलब। और हर मतलब साधन भी है, ई रिक्शा मिल रहा है, बाइक सबको मिल जा रही है ना। इंटरमीडिएट पास करते हैं सबको बाइक मिल जा रही है। हम लोग को इंटरमीडिएट पास करने पे साइकिल मिली थी, हमको मिली थी। अब आजकल के बच्चों को बाइक मिली जा रही है। कुछ और अच्छे रिच घर के लड़के हैं, उनको कार मिली जा रही है। तो ये मतलब समय का चेंज भी है, और ये भी कह सकते हैं कि पुराने टाइम में लोग मेहनती ज़्यादा होते थे। ओके सर, जब स्टूडेंट आता है ना कॉलेज में, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को लिटरली मतलब सिलेबस मिल गया है को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करेगा ना, सिलेबस देखेगा क्या चाहिए टॉपिक है, वो एक्चुअली सिलेबस को इवेल्युएट ही नहीं करता कि बॉस इतने आवर्स हैं, इतने पीरियड में डिवाइड करना है, अब मैं इसको इस तरीके से। कभी कोई बच्चा नहीं करता, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। तो और इनफैक्ट जो क्वालिफाई भी कर गए ना रिजल्ट में, मेरे को ऐसे फोन्स भी आते हैं सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रेडिट पॉइंट सिस्टम दे डोंट अंडरस्टैंड, और जबकि ब्रोशर वो सारी चीजें डिफाइन कर रहा है। मार्कशीट को पलटिए ना, क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट सिस्टम को कैसे उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पूरा उन्होंने लिख रखा है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और आप क्रेडिट सिस्टम का वो देखें तो आपको वहां भी मिल जाएगा। लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता है ना। सिर्फ मार्कशीट लेने के बाद बच्चा अपना नाम पढ़ता है, अपने फादर का नाम पढ़ता है, डेट ऑफ बर्थ चेक करता है, कॉलेज का नाम, कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं जिससे कल को कहीं मुझे इसमें दिक्कत हो जाए। बाकी कभी ना किसी ने सब्जेक्ट के अगर नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है अगर बाय द वे, तो किसी बच्चे ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। वैसे होती नहीं है, लेकिन मतलब बच्चा अंदर इतना नहीं देखता है। तो सर ये मतलब स्टूडेंट, ये तो बच्चों को खुद से लाना पड़ेगा ना। हाँ सर, ये चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे एंड से जो है, हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि बच्चे चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई कर लें जल्दी से, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मतलब टीचर और स्टूडेंट में, जैसे आप भी टीचिंग कर चुके हैं, है ना, हम पीछे 17-18 सालों से टीचिंग कर रहे हैं, है ना। तो गैप कहाँ आ रहा है? हम अगर आपको जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं कि मतलब जो भी आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि आपको इसको करना है, आप उसको कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आप जिस दिन वर्कआउट करना सीख गए, आपका प्रोजेक्ट बहुत आसानी से और बेहतर हो जाएगा। हो सकता है मैं जितनी मेरी मतलब वो थी कि एक्सपेक्टेशन की आपसे कि आप इसको ऐसा करेंगे तो x का 10x हो जाएगा। हाँ, x का 10x हो जाएगा। आपका वर्कआउट करना ये लाजमी हो जाएगा। सर बट एक्चुअली मैं अपने बैचमेट्स के साथ भी रहा हूँ, और एक चीज़ मैं नोटिस करता था, जैसे कि अगर मुझे प्रॉब्लम हुई या मेरे बैच के कुछ एक्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती तो वो डायरेक्ट आपके पास आ गए, है ना। बट कई स्टूडेंट्स डोंट हैव इतना करेज कि वो टीचर्स तक भी जा पाए, जस्ट बिकॉज कि प्राइमरी एजुकेशन का एक तो फॉल्ट कह सकते हैं, या उनके पास कॉन्फिडेंस या बोलने का तरीका नहीं है उतना नहीं। और दूसरी आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई बच्चा इसलिए पूछना नहीं जाना चाहता है, उसको लगती है शर्म। हाँ, शर्म मतलब समझ रहे हैं। हाँ, एक तो उसका जो है पूछना ले। हाँ, नहीं, शर्म ये कि ये पूछने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कहेंगे तुम्हें ये भी नहीं आता है। हाँ। एक छोटी सी मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ, जैसे 1 नॉर्मल SCL हमें बनाना है कॉपी, है ना। सबको फार्मूला मालूम है, N1 V1 अपन N2 V2 या NEV अपन 1000 से अपन जो है नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। लेकिन अगर निकालने को दे दिया जाए, लिटरली के सामने निकाल दो, बच्चा नहीं निकाल पाता है। इसलिए नहीं निकाल पाता है क्योंकि जैसे कोई एक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही बात कर ले, सोडियम क्लोराइड की ही बात कर ले, उसको उसका एटॉमिक नंबर ही नहीं मालूम, उसको उसकी वैलेंसी ही नहीं मालूम। तो जब वो प्राइमरी लेवल पे ही वीक है तो कहाँ से वो जो है क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट या जो है क्या कहते हैं निकाल पाएगा? वो फिर वो वहीं अटक जाएगा। तो बच्चा वर्कआउट करेगा, वो सीखेगा। ओके सर, हर साल इतने बच्चों को पढ़ाना, और 17-18 साल आपने हजारों बच्चे पढ़ा दिए। बिल्कुल पढ़ा दिए। ठीक, कितना आसान है या कितना कठिन है? कठिन तो बहुत है,
लेकिन जब अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारे अपने ही बच्चे इतने अच्छी जगहों पे पहुँच गए ना, तो मतलब एज ए टीचर, हाँ अरे प्राउड कि मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। कि जो बच्चा जो है क्या कहते हैं, जिसको मैंने अपनी क्लास में जो है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मैं जो है क्या कहते हैं बच्चों के साथ प्रैक्टिकल बहुत सारी बातों में, मतलब मैं पढ़ाई को बहुत प्रैक्टिकल के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मतलब लाइव एग्जाम्पल भी मैं बहुत सारे देता हूँ, और आज की डेट में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा तो लगता है, और मतलब ये सब देख के मतलब मन गदगद हो जाता है। सर अभी आपने बोला रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपने एंड से पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमने आपकी क्लास करी, हम तो नए थे, हम तो फर्स्ट ईयर में आए थे, और तब आप पढ़ा रहे थे कॉलेजेस में, अब हमें नहीं पता था कि सर आप कौन हैं, तो आपका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत पॉपुलर है, आई थिंक पूरे कॉलेज में ही पॉपुलर है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी आपने एग्जाम लेने गए होंगे, आपके सीनियर सहारा सर ने भी एग्जाम्पल्स दिए, आप लोग चाय का एग्जाम्पल देते थे फॉर इम्प्योरिटीज, तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से आया था, ये आइडिया कहाँ से आया था कि चाय ही? जैसे मतलब मैं कभी कोई मतलब ये चाय वाला जो एग्जाम्पल है ना इम्प्योरिटीज को पढ़ाने में, वो एक चूंकि मैं आई एम फॉन्ड ऑफ टी, तो मुझे चाय का बहुत शौक है खुद ही, मैं बहुत चाय पीता हूँ, तो मतलब चूंकि वो हमेशा दिमाग में रहती है चीज़ें, तो मैंने चाय का एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने बहुत सारे और एग्जाम्पल लिए हैं, लाइव एग्जाम्पल भी लिए हैं, उससे बच्चों को समझने में है ना बहुत आसानी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप उसको जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनल टर्म्स में बताएंगे तो शायद बच्चा जो बैठा है वो ना समझ पाए, गांव का भी बच्चा बैठा है क्लास में, शहर का, हाँ उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप उसको ऐसे लाइव एग्जांपल लेके बात करेंगे ना, है ना, तो वो समझ जाएगा। ठीक सर, जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं या जो फोर्थ ईयर में हैं, कितना एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ देखा गया कि बच्चे आर हैविंग फोमो कि इंटरव्यू कैसे देना है, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, काफी सारे उनको टूल्स यूज करने में, सर लिटरली ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, दे डोंट वांना यूज लैपटॉप, जबकि लैपटॉप इज द नेसेसिटी नाउअडेज। आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, इनफैक्ट कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको कुछ टूल्स आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। तो स्टूडेंट इज नॉट अडेप्टिंग दैट, मतलब आई थिंक अगर वो सोशल मीडिया पे भी कर रहा है तो आप वहां से ही काफी कुछ सीख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। आपके बीफार्म के सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल नाम का एक सब्जेक्ट भी है, वो इन्हीं सब चीजों को सिखाने के ही लिए है। कि ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी की बहुत बड़े विद्वान या ज्ञाता बन जाएंगे तो आपको कंप्यूटर, क्योंकि आज की डेट में पूरी चीजें मतलब ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई हैं एक तरीके से, मतलब क्लाउड मोड में शिफ्ट हो गई है ना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब एकदम क्या कहते हैं पेपर डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल जीरो है, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन मोड में सब जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली हर एक फार्मासिस्ट को ये जो है क्या कहते हैं, इवन जो इंडस्ट्री में है उनको तो हर डॉक्यूमेंट अब पहले हाथ से भरा जाता था, अब तो उन्हें पूरी रिपोर्ट बना के देनी होती है। आप किसी भी मार्केटिंग में भी होंगे तो भी आपको अपना पूरा जो है दिन भर वो टैब में आई थिंक पोर्टल्स बना दिए, मैनकाइंड ने भी कर दिया अपना, सभी कंपनियों ने कर दिया कि उसको बना के अपना आपने आज कितना किया, कैसे किया, उसको सबको आपको रिपोर्टिंग आपको देनी है। वो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे इवन कोडिंग आप देख ही रहे हैं, तो हर चीज़ को मतलब आपको कंप्यूटर से ही करना है, मीन्स लैपटॉप से ही करना है, ऑनलाइन मोड में ही करना है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और आएगी कब, जब आप उस पर काम करेंगे तब। तो बच्चा धीरे धीरे काम करे, इसीलिए फर्स्ट ईयर में उसको पढ़ाया जाता है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते वो सीख जाए, लेकिन बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। सर आई थिंक मार्क जुकरबर्ग की बात करें या आई थिंक कोई तो फाउंडर थे, उनसे पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर शायद बिल गेट्स की बात है, तो वो उनसे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपने बच्चे को नहीं देंगे। वो कहते हैं कि टिल 15 या टिल 16 मैं बच्चे को फोन नहीं दूंगा, या मैं बच्चे को अपना सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा। मतलब अगर जैसे जुकरबर्ग है तो वो फेसबुक नहीं चलाने देंगे, वो दुनिया को बेच दिया उन्होंने, और स्टूडेंट्स अडेप्ट कर लिया जो वैसी चीज थी, अब उसमें प्रोडक्टिव भी है। एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक कंट्री का नाम है इथोपिया, वहाँ पे कुछ दिन पहले मतलब वहाँ पे पेपरलेस पढ़ाई हो गई थी, मतलब है ना, मतलब ऐसा कुछ प्राइमरी मतलब बच्चों से लेकर जूनियर लेवल से, तो नर्सरी लेवल से बल्कि। तो क्या उन्होंने पाया कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है, उनकी एक जनरेशन बर्बाद हो गई। अब उन्होंने फिर से शिफ्ट किया है, मींस पेन से लिखना, मतलब लिखने की बात, बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं, पढ़ने की बात, आप हर चीज को मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में और बिना लिखे बिना पढ़े मतलब चीजों को ऐसे करे, तो मतलब इथोपिया जैसी कंट्री है ना, मतलब अब उसकी एक जनरेशन ही बर्बाद हो गई, सिर्फ उसको कि मतलब कि हम बच्चों को टेक की तरफ लेके जाएंगे, टेक की तरफ लेके जाएंगे, टेक की तरफ
की ज़रूरत है, नो डाउट। जमाना उधर खिसक रहा है, उधर जा रहा है, पूरी तरीके से मतलब मूव ऑन हो चुका है, बट ये सब भी स्किल आनी ही चाहिए। ओके सर, एक नई फील्ड जनरेट हो रही है जो कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फार्मा ही है, उसको प्रिटेंड किया जा रहा है वो फार्मा, मेडिकल कोडिंग। बेसिकली वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत जिसको भी टर्म आता है वो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। सर क्या लगता है कि एक टाइम के बाद क्या सैचुरेशन आएगा एक्चुअली? नहीं, नेवर, क्योंकि अभी ये सब पूरी वेस्टर्न कंट्री का जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके। जहाँ पे इंश्योरेंस सेगमेंट एकदम मजबूत है। हाँ। अब जैसे अपने भारत में आयुष्मान योजना आ गई, है ना। गवर्नमेंट धीरे धीरे हर आदमी मतलब पहले किसानों का कर रही है, कुछ फिर मतलब गरीबों का कर रही है, फिर धीरे धीरे अब आगे आने वाले समय NHM जो है पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी इंडिया का डाटा लेगा धीरे धीरे आपकी मतलब हर चीज़। तो जब आपकी भी हो जाएगी तो आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस टाइप का होगा। ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन अगले 2, 4 से 10 सालों में होने वाला है। तो जब इंडिया में जब जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, जब यहाँ पे होगा तो आपको लगता है उसके मतलब क्या कहते हैं कभी उसमें वो होने वाला है? ओके सर, बहुत सारी बातें हमने की। एक टर्म आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग कह रहे हैं सैचुरेट करेगा, फार्मा सैचुरेशन आएगा, बेसिकली लेबर्स कम हो जाएंगे, है कि नहीं? तो आई थिंक आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो इसको किस तरीके से कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोना सैचुरेट या इज गोना रिप्लेस फार्मा की जॉब्स? नेवर। ऐसा है, मैं उसका आपको एक इंसिडेंस भी बताता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोग कम हो जाएंगे या नौकरियां कम हो जाएंगी। पहले क्या था, जब हम कोई टैबलेट बनाते थे ना तो कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी, 1 लाख मतलब 2 लाख मतलब इतने पर मिनट ऐसे करके बनाती थी। इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं जो कि ऑलरेडी मतलब रिप्लेस कर चुकी है लोगों को, है ना। मतलब आप समझिए एडवांसमेंट इतना हो गया है ना, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, बहुत तरीके से। लेकिन उनको ऑब्जर्व करने के लिए तो फार्मा प्रोफेशनल चाहिए ना। दवाइयाँ इतनी बन रही हैं, इतनी बन रही, इतनी कैटेगरी की बन रही हैं, इतनी दवाइयाँ हैं, कहाँ आप AI ले आओगे? हाँ, बेसिकली AI डिजाइन्ड बाय अस है, तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा AI को। अल्टीमेटली उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोई ना कोई एक बंदा तो वहाँ बैठा होगा। क्वाइट स्मार्ट। बिल्कुल। कंप्यूटर है, उसको तो जितना आपने कमांड दिया वो एक्सेस करेगा, जो आपने कमांड नहीं दी वो कैसे एक्सेस करेगा? तो उसको देखने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ेगी। और यकीन मानिए कि फार्मा जो मतलब क्या कहते हैं वर्ड है ना, आपको लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा, है ना। वर्ल्ड की जो मतलब तीसरी इकानमी है या दूसरी इकानमी है वो फार्मा से ही आती है। मतलब अपने इंडिया की तो दूसरी है ही है। पहली IT है, दूसरी फार्मा है। मतलब अगर हम कैटेगरी वाइज करें, यस, कैटेगरी वाइज बात करें तो ओके। काफी सर सीरियस डिस्कशन हो गया, थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, है ना। डिस्क्राइब शोभित प्रकाश श्रीवास्तव सर की लाइफ इन अ डे, कि स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट होता है, मतलब बेसिकली पूरा दिन? तो यार बहुत ज़्यादा मतलब बिजी है। सुबह फ़ोन से ही स्टार्ट होता है और रात को फ़ोन पे ही ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर 24 में 24 घंटे काम किया जाए तो भी कम है। सर बेसिकली ना जो डिफरेंशिएटर्स होते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं सक्सीड कर पाते, जो वर्क एथिक्स को एंजॉय कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो कि हैं हायर पोजीशंस पे, जो कि अडेप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो वो उस पोजीशन को होल्ड ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ों को। नहीं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे अंदर इतनी जिम्मेदारी है, वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग आवर वर्क, आवर प्रोफेशन, आवर जॉब, और मतलब चीज़ों को मतलब हम में समझ है कि मतलब हम इसको हमें ही करना है, है ना। मतलब हम डिपेंडेंट नहीं है दूसरे पे, जो काम है उसको करना है तो करना है। वो मतलब चाहे हमारी फैकल्टी टीम में करें हम टीम के साथ ही, लेकिन वो जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे, या जब तक उस पर काम नहीं हो जाएगा तब तक उस पर हमारी नज़र पूरी बनी रहेगी। ओके। काम तो बहुतेरे हैं, बहुतेरे काम, मतलब काम की कमी ही नहीं है। नहीं, मतलब फार्मा कॉलेज चलाना वो भी इतने सालों से, इट्स नॉट इजी डील ना, बहुत टफ जॉब है। हाँ, टफ जॉब है और काम बहुत मेहनत है। नहीं सर, इसीलिए हम कमेंडेबल बोलते हैं सर आप लोगों को, मतलब कि आप इतने साल से वर्क करते आ रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ये जो है मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, जब तक बच्चा मेरे पास पढ़ता है, जब तक मेरे पास पढ़ता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको मतलब अच्छा नहीं लगता हूँ मैं, है ना। मतलब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जो है मतलब अच्छे के लिए कहता रहता हूँ, समझाता हूँ, डांटता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ, है ना। तो मतलब
ये अपना मतलब एज ए गार्जियन की तरह कन्वे करने का तरीका है, कन्वे करने का तरीका है। बट जब वही बच्चा पास करके जब इंडस्ट्री मतलब फील्ड में जाता है, मार्केट में जाता है ना, फिर कहता है सर हाँ मतलब जो आपने जितनी भी चीज़ें मतलब लाइव एग्जांपल के साथ उस समय बताई थी सब सामने हमारे घट रही हैं घटनाएं। सर जब मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्शन वाली बात, रिसेंटली नाउ डेज आई वाज इन कॉन्फ्रेंस, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, आई वाज इन प्रयागराज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मास्टर्स का एक स्टूडेंट आया फार्माकोग्नोसी से। अब उसका बेसिकली वो टॉपिक ही था कि एलिगम सटाइवम से एक्सट्रैक्शन लगाना था, बट वो डर रहा है, बेसिकली वो भी अटेंड करने आया बट डर रहा है। तो मैंने बोला आप लोगों ने किया नहीं ग्रेजुएशन में? तो मैंने उसका आइडिया वाज लाइक कि यार ये ग्रेजुएशन में क्या होता है? मैंने बोला हम लोगों ने तो किया है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपने इतना पुश ओवर किया उसको कि ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ, हम लोग ढूंढ के लाए, हमने लगाया, 2-3 बार खराब भी हुआ, फिर बाद में हो गया वो। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ना मास्टर में भी वो चीजें अभी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन, थोड़ा सा फिर जब हम इस पर्टिकुलर प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो मतलब इंटरमीडिएट वाली एजुकेशन इस पे फोकस, प्लस ये सब जब पीछे से फोकस होना आता जाएगा, फिर धीरे 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 फिर नई लॉट हमारी अच्छी बनने लगेगी। हाँ, कि मतलब अगर बच्चा पहले से ही अच्छा आ रहा है फ्लुएंसी में, तो वो स्ट्रीमलाइन होके आगे निकल जाएगा। ओके सर, खाने की बात कर लेते हैं। सर आपके 5 चीट मील्स क्या है सर? चीट मील्स क्या बोलेंगे, थोड़ा नॉनवेज पसंद करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो नॉनवेज खाने का शौक रखता हूँ, तो नॉनवेज खा लो। बाकी यार डायबिटिक हूँ तो इसलिए चीट मील्स तो हम मतलब अवॉइड ही करते हैं। ओके। जब आप एंटर किए, जब आप बेसिकली, एक होता है एजुकेशन लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो रही थी, आप प्रोफेशनली एंटर कर रहे थे, उस टाइम आपने क्या सोचा था कि व्हाट वुड बी द बिगेस्ट, मैं कह लूँ एक तरीके से, जो आपको डर लग रहा हो जिस चीज़ के बारे में, या चैलेंज लग रहा हो, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आपने सोचा था, और बीइंग 17 साल पढ़ाने के बाद क्या चैलेंज आपको सही में लगा? बेसिकली चैलेंज के फॉर्म में कहें कि फार्मा में थोड़ा सा एंट्री मतलब मुझे R&D में जाना था एक्चुअली। हाँ। तो R&D में जाने के लिए उस टाइम का ये था कि जब भी कोई PG करके जाता था बच्चा किसी भी इंडस्ट्री में, उसको बोलते थे PhD करके आओ। ओके। और PhD रेगुलर मिल नहीं रही थी, या मिलती नहीं है ज़्यादातर लोगों को। हाँ, है ना। हाँ। तो उसके लिए फिर एकेडमिक्स ज्वाइन करना पड़ा। एकेडमिक्स में जब आए तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते फिर रिसर्च भी हुई, मतलब PhD भी हुई। तो चैलेंज एज सच चैलेंज, चूँकि पहले का इतना मतलब प्रिपरेशन थी कि कभी किसी चीज़ को चैलेंज की तरह लिया नहीं। लेकिन मतलब मुझे अब जब 17 साल बैक करके देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा कुछ करा है ना, मतलब। सर एक स्पोर्ट्समैन है माइकल जॉर्डन करके, बास्केटबॉल खेलते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ 2 बार होती है अपनी ज़िंदगी में। मैं उनकी बुक पढ़ रहा था तब उन्होंने, मतलब मैंने देखा, वो कहते हैं एक चीज़ आप अपने दिमाग में सोच लो पहले, और फिर वो कर लो। तो मतलब जो स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो करेंगे, आई होप सो, अगर आपके एंड से बच्चों तक कन्वे हो सकता है कि अगर बच्चे सोच ले, एम्बिशन कर रख ले, वो काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपके अंदर सोच है और उसको कर गुजरने की क्षमता है, बिल्कुल वो काम होके रहेगा, अनडाउटली होके रहेगा। ओके सर, एकेडमिशियंस, जितने भी एकेडमिशियंस हैं, अब सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, आपके हिसाब से कितना सही है ये, या नहीं होना चाहिए? कि जैसे होना चाहिए। अब मतलब हर आदमी तो मतलब आज की डेट में सोशल मीडियाज पे वर्क कर रहा है, है ना। तो सबका होना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों से भी बोलता हूँ कि अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, तो मतलब आप स्मार्ट नहीं है। सिर्फ स्मार्टफोन रखने से आदमी स्मार्ट नहीं हो जाता है। बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि आप स्मार्टफोन रखो, बट राइट यूटिलाइजेशन रखो, राइट यूटिलाइजेशन करो, और सभी चीज का यूटिलाइजेशन करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी ये चीज मत जानो। कि मतलब आप जो है क्या कहते हैं, जब आप 4th ईयर में जाएंगे तभी आप जो है अपना क्या कहते हैं लिंक्डइन आईडी बनाएंगे। ओके, आप पहले से बना लीजिए। हो सकता है उन 4 सालों में आप बहुत अच्छे फार्मा कनेक्ट्स बना लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके थ्रू आप का जो है बहुत सारी चीजें हैं। वाइड पर्सपेक्टिव, वाइड पर्सपेक्टिव आप लेके चलें। सर वाइंड अप करेंगे अब इस सेशन को। एक मैसेज फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जो आप देना चाहें अपने पूरे 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मैं अपने सभी बच्चों को, मतलब इंक्लूडिंग मेरे स्टूडेंट या जो भी मेरे बाहर के भी बच्चे हैं, मेरे जानने वाले हैं, सबको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको शिद्दत से करिए। अगर आप अपनी फार्मा एजुकेशन कर रहे हैं तो उसको शिद्दत से करिए, मन लगा के करिए। हाँ, खेलिए भी, कूदिए भी, घूमिए, टहलिए,
हर हफ्ते हर 10 दिन में एक पिक्चर जरूर देखिए, है ना, दोस्त भी बनाइए, है ना, दोस्तों से बात भी करिए, है ना, पढ़ाई भी करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि फार्मा ऐसा फील्ड है कि बिना पढ़े इसमें किसी का कल्याण, हाँ पास आप जरूर हो सकते हैं, 2 लाइन लिख के या मतलब एक पैराग्राफ पढ़ के आप पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ड्रग के बारे में या पर्टिकुलर एक फार्मुलेशन के बारे में एक्सपर्टीज या नॉलेज आपको पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। आई थिंक जब ऑन्कोलॉजी ही क्लासेस आप चलवा रहे थे तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने में पता चला 1600 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स एग्जिस्ट करते हैं और साइंटिस्ट वाज लाइक कि अभी 40% ही कैंसर्स नोन है, कैंसरस सेल्स नोन है, और 60% पे अभी काम चल रहा है। हाँ, या अभी तक वो डिस्कवर ही नहीं हो पाया। तो इतनी वाइड वेराइटी है। बहुत तो वही में ऐसे डायबिटीज में आज की डेट में इतनी रिसेंट ड्रग्स आ चुकी है, इतनी कॉम्बिनेशंस में आ चुकी हैं, मतलब बहुत सारी दवाइयों में मतलब एडवांसमेंट हो चुका है। तो बीमारी के साथ साथ दवाइयाँ भी बहुत, अब आप क्लासिफिकेशन पढ़ने जाएंगे ना, बहुत तो जो मतलब क्या कहते हैं 5th एडिशन 6th एडिशन में जो रहा होगा वो 8वीं 9वीं एडिशन में हो सकता है वो मिले ही ना। अब आपको नई ही दवाएं मिले, तो मतलब एडवांसमेंट तो है। थैंक यू सर कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की तरफ से, मेरी तरफ से, कि एक तो पहले आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा 1-2 दिन से मौसम की मार है। हाँ ठीक है, कोई सर थोड़ा सा मतलब हो जाता है क्लटरिंग, मेरे को भी डर लग रहा था कि शायद कहीं कैंसिल ना हो जाए शूट, तो इस वजह से। नहीं है ना, अब टाइम दे दिया था तो आना तो था ही। हाँ ठीक है। एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो कि तुमने जो है इस तरीके से स्टार्ट करने की एक मतलब शुरुआत की। और हो सकता है कि ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से फार्मा एजुकेशन या फार्मा से रिलेटेड जो भी जुड़े बच्चे हैं, है ना, अपने ही कॉलेज से शुरू करते हैं, दूसरे कॉलेज तक जाएंगे, चौथे कॉलेज, 5वें कॉलेज, यूपी के सभी कॉलेजों में पहुंचेंगे, फिर एक दिन वर्ल्ड वाइड, मतलब नेशन वाइज, फिर वर्ल्ड वाइड। तो तुमको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू सर।